नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मॉन्की फाइनेंस। आज मैं इस वीडियो में एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फाइनेंस लेके बोलने वाला आज स्टोरी पे कहाँ घुस गया है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो कि आपको लाइफ में हर चैलेंजेस को जीत के आगे बढ़ने का और खुद को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पायर करेगा। ये सक्सेस स्टोरी टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े आदमी का नहीं है। ये हमारा देश का एक बेटी का स्टोरी है जो कि एक गरीब दलित फैमिली से शुरू करके पद्मश्री तक सफर तय किया है। एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है। आज का डेट में इनका नेट वर्थ है 112 मिलियन US$। अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनका नाम है कल्पना सरोज। शायद कुछ लोग इनका नाम पहली बार सुन रहा होगा, इनका नाम नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं। आज इनका काम के बारे में बताऊंगा जो कि आपको और भी सरप्राइज करेगा। कल्पना सरोजे, इनका जन्म हुआ था 1961 महाराष्ट्र का अकला जिला रुपरकेडा गांव में एक दलित परिवार के अंदर। इनका पिताजी उसी गांव का एक पुलिस कांस्टेबल थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। कल्पना सरोजे जी का उम्र जब 12 साल थे तब उनका पिता को गांव वाले के प्रेशर में आके मजबूरी में कल्पना जी का पढ़ाई लिखाई बंद करके उनका कम उम्र में ही शादी कराना पड़ा। उनका हस्बैंड उनसे 12 साल सीनियर थे। जब वो शादी करके मुंबई में अपना ससुराल में आए तब उनका ससुराल वाले उनका खेलने की उम्र में उनसे घर का सारा काम करवाते थे और इसके साथ साथ उनको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर भी करते थे। इसी कंडीशन पे 6 महीना बीत गए। ये 6 महीने में हर दिन उन्होंने अपना ससुराल वाले का टॉर्चर मुंह बंद करके सहा है। फिर एक दिन उनका पापा उनका ससुराल में उनसे मिलने आए हैं। उनका ये हालत देख के उनका पापा रो पड़े। उनका बेटी का ये हालत उनसे सहा नहीं गया। तब उन्होंने कल्पना जी को अपने साथ अपना घर लेके आए और वापस स्कूल में दाखिला देके उनका पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दिए। लेकिन कल्पना जी अपना मायके वापस आने के बाद भी एक दिन के लिए सुकून नहीं मिला। पूरा गांव वाले उनको और उनके पूरा परिवार को उल्टा सीधा बोल के कंटिन्यू इंसल्ट करने लगे, क्योंकि तब के टाइम पे एक मैरिड गर्ल खुद का ससुराल छोड़ के मायके में रहने लगे। समाज के लोग ये अच्छी नजर से नहीं देखते थे। कल्पना जी ये बात बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे थे कि उनके वजह से उनके परिवार को गांव वाले का ताना सुनना पड़ रहा है। तब उन्होंने अपना दुख दर्द को खत्म करने के लिए बस 16 साल की उम्र में सुसाइड करने का रास्ता चुना, लेकिन किसी तरह से उनको बचा लिया गया। तब उन्होंने समझे लाइफ कितना वैल्यूएबल है और सुसाइड करना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तब कल्पना जी ने डिसाइड किया अपने लाइफ में कुछ करना है, खुद को बड़ा बनाना है, अपना फैमिली को सपोर्ट करना है। तब कल्पना जी ने डिसाइड किया है कि वापस वो मुंबई जाएंगे, वहां पे नौकरी करेंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन उनका पिता इसमें राजी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था उनका ये छोटी सी बेटी एक अनजान शहर में जाके कैसे खुद को संभालेगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कैसे उसको हैंडल करेगा। उसके बाद कल्पना जी के बहुत रिक्वेस्ट करने से उनका पिता मान गया। यहीं से ही कल्पना जी का मेन जर्नी शुरू हुआ। फिर वो मुंबई आए अपने चाचा के पास, जो कि दादर स्टेशन में रेलवे क्वार्टर के सामने पापड़ बेचा करते थे। उसके बाद कल्पना जी के चाचा जी ने उनको एक गारमेंट फैक्ट्री में टेलरिंग के काम पे लगा दिए, जहाँ पे उनको दिन का 2 रुपए और महीने का 60 रुपए मिलता था। ऐसा करते करते वो टेलरिंग में और एक्सपर्ट हो गया और धीरे धीरे कमाई भी बढ़ने लगे उनकी। फिर एक दिन उनको एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चला, जहाँ पे व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए तक लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद काफी भागदौड़ करके उनको ये लोन मिला और उसी पैसे से कई सारे सीविंग मशीन खरीद के एक टेलरिंग बिजनेस चालू किया और यहीं से ही उनका एंटरप्रेन्योर का जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद वो उनके जैसा ही पीड़ित महिलाओं को जॉब देके उन लोगों का सहारा बना और अपने टेलरिंग बिजनेस को भी काफी अच्छे से रन करवा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक संगठन बनाए दलित समाज और उनके जैसे ही पीड़ित महिलाओं की सहारा बनने के लिए। इसके बाद एक दिन उनके पास एक आदमी आया जो कि अपना शेयर प्रॉपर्टी उनके पास बेचना चाहता है, बस 1.5 लाख रुपए के बदले में। उस शख्स को पैसे का बहुत जरूरत था, इसलिए कल्पना जी 1.5 लाख रुपए दे के वो प्रॉपर्टी खरीद लिए। लेकिन इसके बाद उनको पता चला जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदे है उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहा है और कोर्ट ने उस जगह के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा के रखा है। इसके बाद उन्होंने लगातार 2 साल भागदौड़ करने के बाद उस जगह के ऊपर जितने भी लीगल प्रॉब्लम थे सबको क्लियर करवाया। जब वो जगह कोर्ट केस से रिलीज हो गया तब उस जगह का वैल्यू बन गया है 50 लाख रुपए। आज के डेट के हिसाब मान के चले तो 5 करोड़ के आसपास होगा। तब उन्होंने डिसाइड किया वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे और रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करेंगे। तब उन्होंने सरकार की तरफ से हर तरह का लीगल अप्रूवल लेके अपना प्लानिंग सक्सेस करने में लग गए। ठीक इसी टाइम पे बहुत सारे रियल एस्टेट माफिया उनके पीछे लग गए।
बहुत बार उनको मारने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस के हेल्प, अपना सूझबूझ और हिम्मत के साथ उन सब का डट के मुकाबला किया है। यहीं से उनका रियल एस्टेट जर्नी शुरू हुआ है, जिससे कि वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब मैं कल्पना जी का लाइफ का वो काम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए उनको तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्म भूषण अवार्ड मिला था। कमानी ट्यूब ये एक ऐसा इंजीनियरिंग फर्म थे जो कि 25 सालों से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि 115 करोड़ का भारी कर्ज तले डूबा हुआ था और बहुत सारे लीगल इश्यूज इस कंपनी के ऊपर चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका ओरिजिनल मालिक को हटा के वर्कर्स को उस कंपनी का मालिक बना दिया, लेकिन वर्कर लोग कंपनी को चला नहीं पाया। इसी वजह से कंपनी का हालत और भी खराब हो गया था और इस कंपनी का लिक्विडेशन का नोटिस आ गया। तब वर्कर लोग इनके पास आया, रिक्वेस्ट किया कि उनके कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। उसके बाद कल्पना जी ने इस कंपनी को अपने हाथ में लिया और अपने सूझबूझ और मेहनत से इस कंपनी को डेट फ्री बना के प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाया। आज कल्पना जी कमानी ट्यूब्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका ये सक्सेस स्टोरी हम सबको नॉलेज और हिम्मत देता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंजेस पार करके हम लोग अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू सपोर्ट मी। Thank you.